जुलाई 1972। मैं न्यू गिनी के एक ट्रॉपिकल द्वीप पर समुद्र के किनारे टहल रहा था। मेरे साथ एक स्थानीय राजनेता थे जिनका नाम याली था। याली एक प्रभावशाली और बेहद जिज्ञासु इंसान थे। चलते चलते उन्होंने मुझसे मेरी बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान की रिसर्च के बारे में पूछा। इसके बाद उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की। उनकी आंखों में सवाल थे और दिमाग में गहरी बेचैनी। याली ने मुझसे कहा कि वे देखते हैं कि गोरे लोग न्यू गिनी आते हैं और अपने साथ बहुत सारा सामान लाते हैं जिसे वे लोग कार्गो कहते हैं। उनके पास स्टील की कुल्हाड़ियां हैं, कपड़े हैं, दवाइयां हैं और कई तरह की दूसरी चीजें हैं। लेकिन न्यू गिनी के लोगों के पास अपना खुद का बनाया हुआ ऐसा कार्गो बहुत कम है। फिर याली ने वो सवाल पूछा जिसने मुझे आने वाले कई सालों तक सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है कि गोरे लोगों ने इतना सारा कार्गो बना लिया और उसे न्यू गिनी तक ले आए, लेकिन काले लोगों के पास अपना खुद का कार्गो लगभग नहीं के बराबर है। यह सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब बेहद जटिल है। यह सवाल सिर्फ न्यू गिनी तक सीमित नहीं है। ये सवाल पूरी दुनिया के इतिहास से जुड़ा है। क्यों यूरोप और एशिया के लोगों ने दुनिया पर राज किया और क्यों अफ्रीका, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी पीछे रह गए? क्या इसकी वजह बुद्धिमानी थी या मेहनत? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल की गहराई में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 13,000 वर्षों में दुनिया का इतिहास कैसे बना। ये कहानी है बंदूकों की, कीटाणुओं की और स्टील की। इस कहानी को समझने के लिए हमें लगभग 13,000 साल पीछे जाना होगा। ये वो समय था जब पिछला हिमयुग खत्म हो रहा था। उस दौर तक इंसान दुनिया के लगभग हर महाद्वीप पर पहुंच चुका था। अगर उस समय कोई ऊपर से पृथ्वी को देखता तो उसे हर जगह शिकारी और संग्राहक दिखाई देते। उस वक्त कोई ये नहीं बता सकता था कि आगे चलकर कौन सी सभ्यता सबसे आगे निकलेगी। हजारों वर्षों तक इंसान पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता रहा, लेकिन लगभग 11,000 ईसा पूर्व के आसपास दुनिया के कुछ खास हिस्सों में एक बड़ा बदलाव आया। यह बदलाव था खेती की शुरुआत। लेकिन यह बदलाव हर जगह एक साथ नहीं हुआ। कुछ जगहों पर लोगों ने जंगली पौधों को उगाना शुरू किया और जानवरों को पालना सीखा, और यहीं से असमानता की पहली नींव पड़ी। इतिहास का सबसे नाटकीय और निर्णायक पल जो याली के सवाल का सीधा जवाब देने में हमारी मदद करता है, वो है 16 नवंबर 1532 का दिन। ये वही दिन था जब पुरानी दुनिया और नई दुनिया आमने सामने टकराईं। पेरू के ऊंचे पहाड़ों में कजामार्का नाम की जगह पर स्पेनिश विजेता फ्रांसिस्को पिज़ारो और इनका साम्राज्य के सम्राट अताहुआल्पा पहली बार आमने सामने आए। इस दृश्य की कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। पिज़ारो के पास केवल 168 सैनिक थे। वो एक अनजान धरती पर खड़े थे, अपनी सभ्यता से बहुत दूर। दूसरी ओर अताहुआल्पा अपने ही साम्राज्य के बीचों बीच थे। उनके साथ 80,000 सैनिकों की विशाल सेना थी। संख्या के हिसाब से इनका सेना की बढ़त कई सौ गुना थी। लेकिन जब उस दिन सूरज ढला तो इतिहास पूरी तरह पलट चुका था। बिना अपने एक भी सैनिक को खोए पिज़ारो ने अताहुआल्पा को बंदी बना लिया और हजारों इनका सैनिक मारे गए। यह जीत किसी चमत्कार से कम नहीं लगती, लेकिन इसके पीछे ठोस कारण थे। सबसे पहला कारण था सैन्य तकनीक। स्पेनिश सैनिकों के हाथों में स्टील की तलवारें थीं, शरीर पर मजबूत लोहे के कवच थे और उनके पास बंदूकें थीं। उस समय की बंदूकें धीमी थीं और चलाने में मुश्किल थीं, लेकिन उनकी आवाज और धुएं ने इनका सैनिकों के मन में भय भर दिया था। इसके विपरीत इनका सैनिक पत्थर, पीतल और लकड़ी से बने हथियारों से लड़ रहे थे जो स्टील के कवच को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। दूसरा बड़ा कारण थे घोड़े। स्पेनिश घुड़सवार सेना ने इनका सैनिकों को पूरी तरह कुचल दिया। इनका लोगों ने इससे पहले कभी घोड़े नहीं देखे थे। उनके लिए घोड़े पर सवार आदमी किसी डरावने राक्षस से कम नहीं था। घोड़ों ने स्पेनिश सैनिकों को रफ्तार, ताकत और ऊंचाई का ऐसा फायदा दिया जिसके सामने पैदल इनका सेना बेबस हो गई। लेकिन इस जीत के पीछे एक ऐसा हथियार भी था जो तलवार और बंदूक से कहीं ज्यादा घातक साबित हुआ। वो हथियार था बीमारी। चेचक जैसी संक्रामक बीमारी स्पेनिश लोगों के आने से पहले ही दक्षिण अमेरिका पहुंच चुकी थी। ये बीमारी यूरेशिया से आई थी और इसने इनका सम्राट और उनके उत्तराधिकारी को मार डाला था। इसके कारण इनका साम्राज्य में गृहयुद्ध छिड़ गया। अताहुआल्पा इसी गृहयुद्ध से निकलकर सत्ता में आए थे, लेकिन तब तक साम्राज्य अंदर से कमजोर हो चुका था। आखिरी लेकिन बेहद अहम कारण था लिखने की कला। पिज़ारो और उनके लोग एक पढ़े लिखे समाज से आते थे। उनके पास इतिहास, युद्ध की रणनीतियां और दूसरी सभ्यताओं के बारे में लिखित ज्ञान था। उनके पास पिछली जीतों और हारों से सीखे गए सबक थे। दूसरी ओर अताहुआल्पा के पास ऐसी कोई लिखित जानकारी नहीं थी। उन्हें न पिज़ारो के बारे में पता था, न स्पेन के बारे में और न ही समुद्र पार की दुनिया के बारे में। वे पूरी तरह अनजान थे। इस तरह बंदूकें, कीटाणु, स्टील, घोड़े और लेखन कला ने मिलकर कुछ सौ स्पेनिश लोगों को एक विशाल साम्राज्य पर जीत दिला दी। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है।
आखिर स्पेनिश लोगों के पास ही ये सब क्यों था? इनका लोगों के पास क्यों नहीं? पिज़ारो अताहुआल्पा को पकड़ने कज़ामार्का क्यों पहुंचा, लेकिन अताहुआल्पा पिज़ारो को पकड़ने स्पेन क्यों नहीं गया? इन सवालों के जवाब हमें इतिहास की और गहराई में ले जाते हैं, खेती की शुरुआत और जानवरों के पालन की तरफ, जहां से असमानता की असली कहानी शुरू होती है। इतिहास की असली जड़ें हथियारों में नहीं, भोजन में छिपी हैं। जिस समाज ने शिकार और कंदमूल इकट्ठा करने की जिंदगी छोड़कर खेती और पशुपालन अपनाया, उसी समाज के हाथ में भविष्य की चाबी आ गई। खेती सिर्फ खाना पैदा करने का तरीका नहीं थी, ये ताकत पैदा करने की मशीन थी। खेती का पहला बड़ा असर पड़ा जनसंख्या पर। शिकारी समाज को लगातार जगह बदलनी पड़ती थी, इसलिए वे ज्यादा बच्चों को पाल ही नहीं सकते थे। लेकिन किसान एक जगह टिक कर रहते थे। खेत, घर और अनाज के भंडार ने उन्हें स्थिरता दी। स्थिरता ने बच्चों को जन्म दिया और बच्चों ने आबादी बढ़ा दी। खेती ने कम जमीन में ज्यादा लोगों का पेट भरने की क्षमता दी, और यही किसी भी सभ्यता की बुनियाद होती है। दूसरा बड़ा फायदा था अतिरिक्त भोजन। जब किसी समाज के पास जरूरत से ज्यादा अनाज होता है, तो हर व्यक्ति को खेत में काम करने की जरूरत नहीं रहती। तभी समाज में राजा पैदा होते हैं, सैनिक बनते हैं, लोहार जन्म लेते हैं और लिखने वाले लोग उभरते हैं। शिकारी समाज में हर इंसान को रोज अपना खाना खुद जुटाना पड़ता था, इसलिए वहां न स्थायी सेना हो सकती थी और न ही राजव्यवस्था। खेती ने विशेषज्ञता को जन्म दिया और इन्हीं विशेषज्ञों ने आगे चलकर तलवारें गढ़ी, किले बनाए और साम्राज्य खड़े किए। अब सवाल उठता है कि खेती की शुरुआत हर जगह एक साथ क्यों नहीं हुई? क्या कुछ लोग ज्यादा समझदार थे और कुछ कम? जवाब साफ है, ये दिमाग की बात नहीं थी, ये भूगोल की बात थी। खेती वहीं शुरू हो सकती थी जहां कुदरत ने सही पौधे और सही जानवर दिए हों। उपजाऊ अर्धचंद्र, जिसे आज हम मध्य पूर्व कहते हैं, वहां खेती सबसे पहले फली फूली। वहां गेहूं और जौ जैसे ऐसे जंगली अनाज मौजूद थे जिन्हें पालतू बनाना आसान था। ये जल्दी उगते थे, इनमें भरपूर ऊर्जा थी और इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था। यही वजह थी कि वहां खेती बहुत जल्दी मजबूत हो गई। इसके उलट न्यू गिनी और अमेरिका जैसे इलाकों में लोगों को भारी संघर्ष करना पड़ा। न्यू गिनी में तारो और रतालू जैसे कंदमूल थे, जो पेट तो भरते थे, लेकिन न तो ज्यादा ताकत देते थे और न ही लंबे समय तक रखे जा सकते थे। अमेरिका में मक्का था, लेकिन जंगली मक्का को एक मजबूत फसल बनने में सदियां लग गईं। वहां के लोग मेहनती थे, लेकिन कुदरत ने उन्हें आसान रास्ता नहीं दिया। यही कहानी जानवरों की भी है। इतिहास में बहुत कम बड़े जानवर पालतू बनाए जा सके। गाय, भेड़, बकरी, सूअर और घोड़ा। हैरानी की बात यह है कि ये सभी जानवर यूरेशिया में पाए जाते थे। इन जानवरों ने इंसान को मांस और दूध ही नहीं दिया, बल्कि खेत जोतने की ताकत दी, और युद्ध के मैदान में घोड़ों ने इतिहास की दिशा बदल दी। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि अफ्रीका में ज़ेब्रा थे, अमेरिका में बाइसन थे, तो उन्हें पालतू क्यों नहीं बनाया गया? इसका जवाब कोशिश की कमी नहीं है। हर जानवर पालतू बनने लायक नहीं होता। पालतू बनने के लिए जानवर का स्वभाव शांत होना चाहिए। वो इंसान को स्वीकार कर सके, कैद में भी प्रजनन कर सके और झुंड में रहने का आदी हो। ज़ेब्रा देखने में घोड़े जैसा लगता है, लेकिन उसका स्वभाव हिंसक होता है। वो इंसान के काबू में नहीं आता। बाइसन भी ताकतवर जरूर है, लेकिन बेहद खतरनाक और अनियंत्रित है। यही वजह है कि अफ्रीका और अमेरिका के लोगों के पास जानवर तो थे, लेकिन पालतू बनाने लायक नहीं थे। इसलिए यह कहानी किसी की काबिलियत या मेहनत की नहीं है। यह कहानी मौके और माहौल की है। यूरेशिया के लोगों को ऐसे पौधे और जानवर मिले जिन्होंने उन्हें समय से पहले ताकत दे दी, और वही शुरुआती बढ़त आगे चलकर बंदूकों, कीटाणुओं और स्टील में बदल गई। यही वजह है कि इतिहास कुछ सभ्यताओं को आगे ले गया और कुछ को पीछे छोड़ गया। ये अन्याय नहीं था, ये भूगोल का खेल था। इतिहास की असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि भोजन में छिपी होती है। जिस दिन इंसान ने शिकार छोड़कर खेती को अपनाया, उसी दिन सभ्यता ने रफ्तार पकड़ ली। खेती ने इंसान को एक जगह टिकने का मौका दिया, और यही टिकाव आगे चलकर समाज की नींव बना। शिकारी जीवन में लोग लगातार घूमते रहते थे। ऐसे जीवन में न तो ज्यादा बच्चे पाले जा सकते थे और न ही भविष्य की योजना बनाई जा सकती थी। लेकिन किसान एक जगह रहते थे। जब इंसान ने जमीन से जुड़ना शुरू किया, तब आबादी बढ़ने लगी। खेती ने कम जमीन में ज्यादा लोगों का पेट भरने की ताकत दी। यही बदलाव इंसानी इतिहास का पहला बड़ा मोड़ था। खेती का दूसरा बड़ा असर था अतिरिक्त भोजन का पैदा होना। जब जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा, तब उसे संभाल कर रखा जा सकता था। इसी अतिरिक्त भोजन ने उन लोगों को जन्म दिया जो खेती नहीं करते थे। राजा, सैनिक, लोहार और लिखने वाले लोग। शिकारी समाज में हर इंसान को खुद भोजन जुटाना पड़ता था, इसलिए वहां न राजा हो सकता था और न ही स्थायी सेना। खेती ने पहली बार इंसान को विशेषज्ञ बनने की आज़ादी दी। किसी ने हथियार बनाए, किसी ने युद्ध की योजना बनाई और किसी ने इतिहास लिखा। यहीं से संगठित ताकत का जन्म हुआ।
लेकिन अब सवाल उठता है कि खेती हर जगह एक साथ क्यों नहीं शुरू हुई? क्या कुछ लोग ज्यादा समझदार थे और कुछ कम? जवाब साफ है, ये इंसानी बुद्धि का मामला नहीं था, ये पूरी तरह प्रकृति की देन थी। खेती वहीं शुरू हुई जहां कुदरत ने साथ दिया। मध्य पूर्व का इलाका, जिसे फर्टाइल क्रिसेंट कहा जाता है, वहां गेहूं और जौ जैसे जंगली अनाज पहले से मौजूद थे। ये पौधे जल्दी उगते थे, पेट भरते थे और लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते थे, इसलिए वहां खेती जल्दी पनपी। चीन में भी हालात अनुकूल थे, इसलिए वहां भी खेती जल्दी शुरू हुई। इसके उलट न्यू गिनी और अमेरिका जैसे इलाकों में लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। न्यू गिनी में कंदमूल थे जो पेट तो भरते थे लेकिन ताकत नहीं देते थे और ज्यादा दिन तक टिकते भी नहीं थे। अमेरिका में मक्का था, लेकिन उसे एक मजबूत फसल बनने में बहुत लंबा वक्त लगा, इसलिए वहां खेती की रफ्तार धीमी रही। जानवरों के साथ भी यही कहानी थी। इतिहास में बहुत कम बड़े जानवर पालतू बनाए जा सके। गाय, घोड़ा, भेड़, बकरी और सूअर जैसे जानवर वही थे जो इंसान के नियंत्रण में आ सके। ये जानवर सिर्फ भोजन नहीं देते थे, बल्कि खेती में ताकत बनते थे और युद्ध में भी काम आते थे। खासकर घोड़े ने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। अब सवाल ये नहीं है कि अफ्रीका या अमेरिका के लोगों ने कोशिश नहीं की। सवाल ये है कि हर जानवर पालतू बनने लायक नहीं होता। पालतू बनने के लिए जानवर का स्वभाव शांत होना चाहिए, वो इंसान के पास रह सके, कैद में भी बढ़ सके और झुंड में रहना जानता हो। ज़ेब्रा दिखने में घोड़े जैसा है, लेकिन उसका स्वभाव हिंसक होता है, वो इंसान को स्वीकार नहीं करता। बाइसन भी ताकतवर है, लेकिन बेहद खतरनाक और अनियंत्रित, इसलिए इन जानवरों को पालतू बनाना संभव नहीं था। इसका मतलब साफ है, ये किसी समाज की कमजोरी नहीं थी, यह उनके पर्यावरण की सीमा थी। यूरेशिया के लोगों को ऐसे पौधे और जानवर मिले जो सभ्यता को आगे बढ़ा सकते थे। यही कारण था कि वहां साम्राज्य बने, सेनाएं खड़ी हुईं और इतिहास ने रफ्तार पकड़ी। यह कहानी हमें एक कड़वा लेकिन सच्चा सबक देती है। इंसान अकेले कुछ नहीं करता, अवसर, संसाधन और वातावरण मिलकर तय करते हैं कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन संघर्ष करता रहेगा। इतिहास को बदलने वाली एक और सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वह सच्चाई है महाद्वीपों की दिशा। दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखो। यूरेशिया की दिशा पूर्व से पश्चिम जाती है, जबकि अमेरिका और अफ्रीका की दिशा उत्तर से दक्षिण जाती है। यही छोटा सा फर्क इंसानी सभ्यता की रफ्तार तय करने वाला सबसे बड़ा कारण बन गया। पूर्व से पश्चिम की दिशा में सफर करने पर मौसम और दिन की लंबाई लगभग एक जैसी रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फसल एक जगह उग सकती थी, वही फसल दूसरी जगह भी आसानी से उगाई जा सकती थी। अगर गेहूं मध्य पूर्व में उग सकता था, तो वही गेहूं यूरोप और भारत तक फैल सकता था। इसी समान जलवायु ने खेती, पालतू जानवरों, पहिए और लिखने की कला को यूरेशिया में तेजी से फैलने दिया। एक खोज कहीं होती और थोड़े ही समय में हजारों मील दूर पहुंच जाती। लेकिन अमेरिका और अफ्रीका में हालात बिल्कुल उल्टे थे। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते ही मौसम तेजी से बदल जाता है। कहीं रेगिस्तान है, कहीं घने जंगल, कहीं ठंडे पहाड़। ऐसी स्थिति में किसी एक फसल या जानवर का फैलना बेहद मुश्किल हो जाता है। मैक्सिको का मक्का दक्षिण अमेरिका तक पहुंचने में सदियां लगा बैठा। एंडीज के पहाड़ों में रहने वाले लामा और आलू कभी उत्तर की ओर नहीं जा पाए। ये इंसानों की नाकामी नहीं थी, ये प्रकृति की दीवार थी। इस भौगोलिक रुकावट ने सिर्फ खेती ही नहीं रोकी, बल्कि विचारों और तकनीकों के फैलाव को भी धीमा कर दिया। यूरेशिया के पास विचारों के लिए खुली सड़क थी, जबकि अमेरिका और अफ्रीका के सामने जलवायु की दीवारें खड़ी थीं। अब कहानी एक और गहरे मोड़ पर जाती है। जब स्पेनिश विजेता पिज़ारो ने इनका साम्राज्य को हराया, तो तलवारों से ज्यादा खतरनाक एक चीज उसके साथ आई थी, बीमारी। चेचक जैसी बीमारियों ने अमेरिकी महाद्वीपों की लगभग पूरी मूल आबादी को खत्म कर दिया। लेकिन असली सवाल यह है कि यह तबाही एक तरफा क्यों थी? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अमेरिका की कोई बीमारी यूरोप पहुंची और वहां सब खत्म हो गया? जवाब छिपा है पालतू जानवरों के इतिहास में। इंसान की सबसे खतरनाक बीमारियां जानवरों से आई हैं। चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा और टीबी जैसी बीमारियां तभी पैदा हुईं जब इंसान लंबे समय तक जानवरों के बेहद करीब रहा। यूरेशिया के लोग हजारों सालों तक गायों, भेड़ों और सूअरों के साथ रहते रहे। वे उनका दूध पीते थे, उनकी खाल इस्तेमाल करते थे और कई बार उन्हीं के साथ एक ही छत के नीचे सोते थे। इस नज़दीकी ने कीटाणुओं को जानवरों से इंसानों में आने का मौका दिया। शुरुआत में इन बीमारियों ने यूरेशिया में भी भारी तबाही मचाई, लेकिन समय के साथ जो लोग बच गए, उनके शरीर ने इन बीमारियों से लड़ना सीख लिया। पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्राकृतिक सुरक्षा विकसित होती चली गई। लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों के पास ऐसे पालतू जानवर नहीं थे, इसलिए उनके समाज में ऐसी बीमारियां कभी पैदा ही नहीं हुईं।
और जब यूरेशिया के लोग वहां पहुंचे तो उनके शरीर में मौजूद कीटाणुओं के सामने ये समाज पूरी तरह असहाय थे। यूरोपीय लोग सिर्फ हथियार लेकर नहीं आए थे, वे अपने साथ ऐसे कीटाणु लाए थे जो उनके लिए मामूली थे, लेकिन नई दुनिया के लोगों के लिए मौत का फरमान बन गए। ये किसी नस्ल की कमजोरी नहीं थी, ये भूगोल और जीव विज्ञान का बेरहम खेल था। ये कहानी हमें एक कठोर सच्चाई सिखाती है। इतिहास सिर्फ बहादुरी या बुद्धि से नहीं बनता, इतिहास अवसर, वातावरण और समय के मेल से बनता है। और जिसने सही समय पर सही परिस्थितियां पाईं, वही दुनिया की दिशा तय करने वाला बन गया। बंदूकों और कीटाणुओं के बाद अगर किसी एक चीज ने सभ्यताओं के बीच सबसे गहरी खाई बनाई तो वो थी जानकारी को संभाल कर रखने और आगे पहुंचाने की ताकत, यानी लेखन कला। लिखना सिर्फ शब्द दर्ज करना नहीं था, ये इंसानी दिमाग को समय और दूरी से आजाद करने का तरीका था। इतिहास में लेखन कला का आविष्कार बहुत ही दुर्लभ रहा है। पूरी मानव सभ्यता में यह कला अपने आप बहुत कम जगहों पर विकसित हुई। सबसे पहले मेसोपोटामिया में रहने वाले सुमेरियाई लोगों ने इसे जन्म दिया, उसके बाद मैक्सिको के मूल निवासियों ने, और संभवतः चीन में भी ये कला स्वतंत्र रूप से उभरी। बाकी दुनिया ने लिखना सीखा, लेकिन खुद से नहीं, बल्कि इन्हीं शुरुआती सभ्यताओं की नकल करके। आज जो भी लिपियां हम देखते हैं वे किसी न किसी रूप में उन्हीं पुरानी लिपियों की संतान हैं। ये अपने आप में एक सच्चाई है कि ज्ञान का फैलाव भी स्वतंत्रता से नहीं बल्कि संपर्क से होता है। लेखन ने यूरेशिया की सभ्यताओं को एक ऐसी शक्ति दी जो तलवार से भी ज्यादा खतरनाक थी। वे नक्शे बना सकते थे, बीते अनुभवों से सीख सकते थे, सेनाओं को स्पष्ट आदेश भेज सकते थे और दूर दराज के इलाकों पर शासन कर सकते थे। उनके पास स्मृति सिर्फ दिमाग में नहीं, किताबों में भी थी। इनका सम्राट अताहुआल्पा के पास ये ताकत नहीं थी। उन्हें ये तक पता नहीं था कि उनके सामने खड़े लोग इतिहास में पहले भी कई साम्राज्यों को धोखे और रणनीति से गिरा चुके हैं। अगर उनके पास लिखित इतिहास होता तो शायद वे पिज़ारो पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते। लेकिन ज्ञान जब लिखा न हो तो वो हर पीढ़ी के साथ मर जाता है। हालांकि लेखन कला भी किसी चमत्कार की तरह नहीं फैली, यह भी भूगोल की शर्तों पर आगे बढ़ी। यूरेशिया की पूर्व से पश्चिम वाली दिशा ने जैसे फसलों को फैलाया, वैसे ही विचारों और लिपियों को भी फैलने दिया। लेकिन अमेरिका में मैक्सिको में विकसित हुई लेखन कला एंडीज के पहाड़ों तक नहीं पहुंच पाई। बीच में घने जंगल, अलग जलवायु और प्राकृतिक बाधाएं थीं जिन्होंने ज्ञान की यात्रा रोक दी। अब बात आती है तकनीक की। अक्सर हमें ये सिखाया जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और हर बड़ी खोज किसी एक महान दिमाग की देन होती है। लेकिन इतिहास इस सोच को पूरी तरह नकार देता है। ज्यादातर आविष्कार जरूरत से नहीं, जिज्ञासा से पैदा हुए, और कोई भी तकनीक शून्य से नहीं आई। हर नई खोज किसी पुरानी खोज का ही बेहतर रूप थी। भाप का इंजन किसी एक दिन अचानक नहीं बना, बल्कि पहले से मौजूद मशीनों में सुधार करते करते बना। तकनीक की असली ताकत किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि समाज की बनावट में छिपी होती है। जहां ज्यादा लोग होते हैं, जहां विचारों का आदान प्रदान आसान होता है, वहीं तकनीक आगे बढ़ती है। यूरेशिया में बड़ी आबादी थी और सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। अगर एक जगह कुछ नया बना तो वो व्यापार मार्गों के जरिए दूसरी जगह पहुंच गया। कागज, बारूद और छपाई की कला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये खोजें एक जगह हुईं, लेकिन पूरी दुनिया बदल दी। इसके उलट जो समाज अलग थलग पड़ गए, जैसे तस्मानिया के छोटे द्वीपों पर रहने वाले लोग, वहां तकनीक न सिर्फ आगे नहीं बढ़ी बल्कि धीरे धीरे पीछे चली गई। कम आबादी में अगर ज्ञान रखने वाले लोग मर जाएं तो वो ज्ञान हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वहां आग जलाने और मछली पकड़ने जैसी बुनियादी तकनीकें तक भुला दी गईं। ये हमें एक सख्त लेकिन साफ सबक देता है। तकनीक किसी नस्ल की बुद्धिमानी का प्रमाण नहीं है, ये बड़ी आबादी, आपसी संपर्क और खुले रास्तों का नतीजा है। इतिहास को अगर सच में समझना है तो हमें नायकों की कहानियों से आगे देखना होगा। हमें ये समझना होगा कि दुनिया को कुछ लोगों ने नहीं, बल्कि भूगोल, अवसर और संपर्क ने मिलकर बनाया है। जैसे ही खेती शुरू हुई और आबादी घनी होने लगी, इंसानी समाज ने एक और बड़ा मोड़ लिया। इसी मोड़ से सरकार और धर्म का जन्म हुआ। शुरुआती दौर में इंसान छोटे समूहों और कबीलों में रहता था। सब लगभग बराबर थे। कोई राजा नहीं था, कोई स्थायी नेता नहीं था। फैसले मिलजुल कर होते थे क्योंकि सब एक दूसरे को जानते थे। लेकिन जैसे ही लोग हजारों और लाखों की संख्या में एक साथ रहने लगे, ये बराबरी टिक नहीं पाई। अब लोग अजनबी थे, झगड़े बढ़ने लगे, संसाधनों को लेकर टकराव होने लगा। ऐसे समाज को चलाने के लिए एक केंद्रीय सत्ता की जरूरत पड़ी। यहीं से सत्ता के एक खास वर्ग का जन्म हुआ जिसे हम क्लैप्टोक्रेसी कह सकते हैं। यह शब्द कड़वा लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि हर जटिल समाज किसी न किसी रूप में इसी व्यवस्था पर टिका होता है। आम लोग खेतों में काम करते हैं, अनाज उगाते हैं और अपनी मेहनत का एक हिस्सा कर के रूप में सत्ता को देते हैं।
बदले में सत्ता उन्हें सुरक्षा, कानून और व्यवस्था देती है। इस व्यवस्था को सिर्फ ताकत से नहीं चलाया जा सकता था, इसके लिए लोगों की सोच को भी साधना जरूरी था। यहीं पर धर्म ने अहम भूमिका निभाई। संगठित धर्म ने यह विचार दिया कि राजा या शासक कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसकी आज्ञा मानना पुण्य है और विरोध करना पाप। धर्म ने समाज को एक और ताकत दी। उसने अजनबियों को एक ही पहचान के नीचे जोड़ दिया। एक कबीले का आदमी सिर्फ अपने परिवार के लिए जान दे सकता था, लेकिन धर्म या राष्ट्र का सिपाही उन लोगों के लिए भी जान दे सकता था जिन्हें उसने कभी देखा तक नहीं। यही संगठन शक्ति थी जिसने बड़े साम्राज्यों को जन्म दिया। स्पेनिश, ब्रिटिश और अन्य यूरेशियाई साम्राज्य इसी वजह से दुनिया भर में फैल पाए। एक संगठित राज्य हमेशा बिखरे हुए कबीलों पर भारी पड़ता है। अब हम वापस लौटते हैं उस सवाल पर जो बरसों पहले न्यू गिनी के समुद्र तट पर याली ने पूछा था। गोरे लोगों के पास इतना सारा कार्गो क्यों था? अब इस सवाल का जवाब हमारे सामने साफ है। इतिहास में अलग अलग महाद्वीपों के लोगों की किस्मत इसलिए अलग नहीं हुई क्योंकि कोई ज्यादा बुद्धिमान था या कोई कम। फर्क उनके दिमाग में नहीं, उनके वातावरण में था। यूरेशिया को ऐसे जंगली पौधे और जानवर मिले जिन्हें पालतू बनाना आसान था। इन्हीं की वजह से वहां खेती जल्दी शुरू हुई और आबादी तेजी से बढ़ी। पालतू जानवरों के साथ रहने से वहां के लोगों को भयानक बीमारियां मिली, लेकिन समय के साथ उन्हीं बीमारियों के खिलाफ उनमें प्रतिरोधक क्षमता भी बन गई। यूरेशिया की पूर्व से पश्चिम वाली दिशा ने फसलों, तकनीकों और लेखन कला को तेजी से फैलने दिया। एक खोज कहीं हुई और कुछ ही पीढ़ियों में हजारों किलोमीटर दूर पहुंच गई। यही सब मिलकर यूरेशिया को बंदूकें, कीटाणु और स्टील देने का कारण बने। अगर इतिहास का पासा उलट दिया जाता, अगर न्यू गिनी या अफ्रीका के लोगों को यही भौगोलिक फायदे मिले होते तो आज कहानी बिल्कुल अलग होती। आज यूरोप के लोग उनसे सवाल पूछ रहे होते। यह कहानी किसी जाति की महानता की कहानी नहीं है। यह पृथ्वी के भूगोल और इंसान के रिश्ते की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि इंसान अकेले इतिहास नहीं बनाता, बल्कि वो उन परिस्थितियों का परिणाम होता है जिनमें वो जन्म लेता है। यह किताब दुनिया को देखने का नजरिया बदल देती है। ये हमें अहंकार से बाहर निकालकर सच्चाई के सामने खड़ा करती है। अब सवाल ये नहीं है कि भूगोल सब कुछ है या नहीं। असली सवाल ये है कि जब परिस्थितियां साथ हों तब इंसान क्या कर सकता है। सीखते रहना ही आगे बढ़ने का असली रास्ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसे वीडियो बनाने में काफी रिसर्च और मेहनत लगती है और आपका एक लाइक हमें आगे बढ़ने की वजह देता है। अगर आप चाहते हैं कि इतिहास, किताबें और दुनिया को समझने वाली ऐसी ही गहरी कहानियां आगे भी मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन चालू रखेंगे तो अगला वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। क्या आपको लगता है कि भूगोल इंसान की किस्मत तय करता है या फिर इंसान की सोच भी इतिहास बदल सकती है? मिलते हैं अगले वीडियो में